नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूं। दरअसल ये बात राहुल गांधी पर लागू होती है, जिनकी आदत में शुमार है देर करना। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में चुनावी तपिश अपने उफान पर है, लेकिन राहुल गांधी की आंख अब जाकर खुली है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है, लेकिन राहुल ने अब तक वहां कोई रैली नहीं की है। खबर यह है कि अब 8 नवंबर को राहुल गांधी अपनी पहली जनसभा करने वाले हैं, जबकि एनडीए की तरफ से झारखंड की 81 सीटों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, जनसभाएं हो रही हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और सीएम योगी तक दो रैलियां कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब जाकर नींद से जागे हैं। 6 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद अब राहुल ने झारखंड का रुख किया है, जिसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और देर से चुनाव प्रचार में उतरने के लिए पार्टी के नेता ही राहुल को कोस रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी राहुल बनेंगे हार की बड़ी वजह? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी जहां इतनी शिद्दत से चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार में कैंपेन, पीएम मोदी फिर 10 नवंबर को झारखंड जाने वाले हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की नींद अब जाकर खुली है। नहीं, नींद खुली और बहुत बेहतरीन तरीके से नींद खुली। नींद खुली तो वो नागपुर गए और नागपुर के बाद मुंबई गए, लेकिन नागपुर और मुंबई में हुआ जो, उसके बाद तो आगे झारखंड जाने से डर रहे हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में इनके वैचारिक उफान सामने आया। ये संघ वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा, गांधी अंबेडकर की विचारधारा और संघ की विचारधारा, यानी सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा की बात की है। देखिए किस तरीके से सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा ने पूरे देश को तोड़ फोड़ कर दिया। ये लोग देश का विकास नहीं चाहते, संविधान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये बार बार कहते हैं वैचारिक बातें कि यहां पर दो तरह की विचारधारा है, एक संघ की विचारधारा और एक कांग्रेस की विचारधारा, जिस कांग्रेस की विचारधारा में अंबेडकरवादी भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर आखिरकार क्या हो गया? जैसे ही राहुल गांधी नागपुर से मुंबई पहुंचे, उनकी विचारधारा गायब। इसलिए गायब हो गई कि उद्धव ठाकरे ने इनको मंच पर बिठाकर बेइज्जत किया। मंच पर बैठे, गारंटी जारी की जा रही थी और दो तरह से उद्धव ठाकरे ने बेइज्जती कर दी। वो मंच पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, और इन तीनों में होड़ इस बात की है कि पहले कौन, बड़ा कौन, सीनियर कौन, कांग्रेस के नेता या एनसीपी के नेता या फिर शिवसेना यूबीटी के नेता। इसमें बड़ा कौन होगा, कौन लीड करेगा, कांग्रेस या फिर एनसीपी या फिर उद्धव ठाकरे? ये तीनों को लीड करने वाली भूमिका में आने के लिए होड़ मची रही। और उसमें क्या हुआ कि उसमें उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की उस पूरी विचारधारा की पूरी तरीके से सफाया कर दिया। क्या हुआ? ये मंच पर बैठे और जो नागपुर से सावरकर गोलवलकर की बात करते हुए जा रहे थे, मुंबई पहुंचते ही उनके मंच पर जो स्तुति गान चल रहा था वो सावरकर का लिखा हुआ था। वीर सावरकर का स्तुति गान चल रहा है मंच पर और राहुल गांधी बेशर्म की तरह बैठे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसे बंद करवा दे, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे का मंच है, मुंबई का मंच है और इसमें होड़ चल रही है कि तुम विचारधारा की बात ना करो। अभी बात क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ विकास की, क्योंकि विचारधारा की बात पर एक राइट है, एक लेफ्ट है। एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बैठे हैं। अब उद्धव ठाकरे कितना भी सेकुलर हो जाए, मुंबई में बैठकर यह बात तो नहीं करेंगे कि वीर सावरकर की विचारधारा गलत थी। यह बात तो नहीं करेंगे कि वीर सावरकर ने मुस्लिम युवाओं को पीटा और खुश हो रहे थे, ये उनके तरीके थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था लंदन में, और जिसके खिलाफ 2 केस चल रहे हैं, पुणे में भी और नासिक में भी। बिल्कुल। तो ये विचारधाराओं के संघर्ष में हार गए। राहुल गांधी को बिठाया गया और सावरकर के स्तुतिगान बजाया गया। मतलब जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की उसमें पूरी तरह से फेल। विचारों के एजेंडा तो फेल हो गया। अब विकास के एजेंडा पर आए तो फिर उसके बाद वही गारंटी, बेरोजगारी वाले भत्ते, वही लोगों को पैसे देना, वही किसानों का लोन माफ करना, जो ऑलरेडी पहले से महायुति यानी एनडीए की सरकार कर रही है। तो उन गारंटियों का क्या फायदा है जब आप एक नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाए?
जब नैरेटिव क्रिएट करने की बात आई तो आपने सरेंडर कर दिया, परेशानी हो गई। कांग्रेसी भी बैठे, एनसीपी के लोग भी बैठे और उद्धव ठाकरे के लोग भी बैठे हैं, और वहां पर पूरी तरीके से कब्जा किसका है? उद्धव ठाकरे का। कांग्रेस इग्नोर। तो इसी तरीके से दूसरी बारी आई किस बात को लेकर कि इसमें से बड़ा नेता कौन है, कौन लीड कर रहा है। अब मुंबई है तो उद्धव ठाकरे ये नहीं होने देंगे कि उद्धव ठाकरे को पीछे धकेल दिया जाए और शरद पवार चाहे उम्र में इन लोगों से बहुत बड़े हैं फिर भी उसको लीड करे। इसलिए वहां पर चलने लगी ये रस्सा कस्सी कि पहले कौन बोलेगा और लास्ट में कौन बोलेगा, क्योंकि पहले जो बोल दिया वो छोटा कहलाएगा। हमेशा जो चीफ गेस्ट होते हैं वो सबसे अंतिम में बोलते हैं। प्रधानमंत्री की रैली होगी तो पहले छोटे मोटे नेता संबोधन तब तक कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जब बोल लेंगे उसके बाद भीड़ ही कम होने लगती है तो दूसरे नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए पहले राहुल गांधी को माइक थमा दिया गया, भाई आप बोलो। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, ये चुनाव के बाद भी हुआ तो राहुल गांधी की क्या स्थिति होती है? कांग्रेस की जब बात होती है तो राहुल गांधी सबसे अंतिम में बोलते हैं। चाहे प्रियंका वाड्रा के प्रचार के लिए वायनाड गए थे तो सबसे पहले प्रियंका वाड्रा को मौका मिला बोलने का कि आप लोग पहले निपटा लो, उसके बाद हम कंक्लूजन बताएंगे, क्योंकि बड़े नेता साबित करना है अपने आप को, लीडर ऑफ अपोजिशन है और विपक्ष के नेतृत्व करने वाले नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो वहां राहुल गांधी को मिला माइक, पहले राहुल गांधी बोले, फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने पूरे मंच को हाईजैक कर लिया। एक तरह से ऐसी बेइज्जती की कि आगे अघाड़ी के लिए मुश्किल है कि वो एक मंच पर जाकर सारे नेता प्रचार करेंगे। क्या हुआ? अगले दिन से ही शरद पवार अपनी रैलियों का अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हम यहां नासिक में रैली करेंगे, मराठवाड़ा में रैली करेंगे। वो रैली करने के लिए निकल चुके हैं। वो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी या फिर नाना पटोले, बाला साहब थोराट को लेकर नहीं गए, वो एनसीपी का प्रचार करने के लिए गए, क्योंकि जब मंच पर सारे होते हैं तो शरद पवार को भी लगता है कि हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, हमें भी बोलने का, खुलकर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को लगने लगा कि इन लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर हम वो विचारधारा की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि सावरकर की बात पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे ज्यादा एग्रेसिव और शरद पवार बीच बीच की स्थिति में, क्योंकि वो दोनों महाराष्ट्र के लीडर हैं और वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी कुछ ऐसी बात बोल दें जिसके कारण हम लोगों की पार्टी में भी अंदर से कलह शुरू हो जाए। तो इसलिए कल जिस तरीके से बेइज्जती राहुल गांधी की हुई है मंच पर बिठाकर, यह तो लगता है कि आगे महाराष्ट्र में तीनों के लिए मंच साझा करना आगे मुश्किल होने वाली है। कभी कभी किसी जगह पर एक रैली में अगर इन लोगों ने मंच साझा किया तो यह बड़ी बात है, और सारे जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इस कंफ्यूजन को देख रहे थे। समन्वय नहीं हो पाया, न मंच पर न मंच से नीचे बैठे हुए लोगों के बीच। तो आखिरकार कार्यकर्ताओं में कैसे होगा? अब झारखंड की बारी है जी, झारखंड जाने वाले हैं तो झारखंड में क्या करेंगे? झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। ऐसे भी हेमंत सोरेन पहले ही ये कह चुके हैं कि हम गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन में अभी गांठ सारी खुली नहीं है, कुछ न कुछ समस्या है। राहुल गांधी पिछली बार झारखंड कब गए थे? जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी। प्रचार के लिए तो गए नहीं, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर रांची में जाकर होटल के कमरे में जाकर बैठक की, उसमें भी तेजस्वी यादव नाराज। हेमंत सोरेन के साथ बातचीत हुई, हेमंत सोरेन ने कहा सीट कम लेनी पड़ेगी पिछली बार से, और इन्होंने मान लिया। तो अब प्रचार की जरूरत हो रही है तो प्रचार के लिए जाएंगे, दिखाना तो है चेहरा अपना, नहीं दिखाएंगे तो भी बदनामी। तो ऐसे में झारखंड में जाने के बाद अब आगे लगता नहीं है कि वहां पर भी ये कंफर्टेबल तरीके से अपनी बात को रख के आएंगे, क्योंकि झारखंड में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कन्वर्जन का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आदिवासियों का इस्लामीकरण हो रहा है, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने संथाल क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ट्राइबल्स इलाकों में, यानी जहां आदिवासी वोटर इनके साथ नहीं होते थे, झामुमो के ज्यादा करीब होते थे, उन जगहों पर ऐसी नैरेटिव क्रिएट कर दी है कि राहुल गांधी जाकर अब इसके खिलाफ बोले, आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ बोले, तो फिर आदिवासी और नाराज होंगे। यही टेंशन हेमंत सोरेन की भी है। मतलब जो रैली करने वाले हैं वहां ये कांग्रेस की रैली होगी, लेकिन उसकी गूंज झामुमो में भी सुनाई पड़ेगी।
मतलब यहाँ पर राहुल गांधी अगर रैली करते हैं तो बीजेपी से ज्यादा जो खेल खराब होगा हेमंत सोरेन का, वो कांग्रेस करेगी। ये तो लगता तो है, इसलिए डरे हुए है वो, क्योंकि कांग्रेस के पास एक एजेंडा है। और वो एजेंडा किस बात का है कि हम नैरेटिव इस स्तर पर क्रिएट करें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र चाहती है। और इसलिए जो लिबरल लोग हैं हमारे साथ आए, मुस्लिम हमारे साथ आए, गैर हिंदू हमारे साथ आए, और हिंदू राष्ट्र का ये नैरेटिव जो है इन लोगों ने जो क्रिएट किया है उसमें एक और नई चीज, नए इनपुट डाल देते हैं। और वो इनपुट क्या है कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, सवर्णों का बाहुल्य होगा, वर्चस्व होगा। इसलिए कास्ट सर्वे करवाओ और दलितों की बात करके, पिछड़ों की बात करके, ओबीसी को, दलितों को इस परिकल्पना से बाहर रखो कि इसमें तुम्हें समस्याएं होगी। जैसे अंबेडकर कहा करते थे, अंग्रेजों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसलिए कि उनका मानना था, वो कहते थे कि अंग्रेज यहां से चले गए तो फिर जो सरकार बनेगी उसमें दलितों को वो अधिकार नहीं मिलेंगे। अंग्रेज ऐसे हैं जो हिंदू नहीं हैं, तो ऐसे में वो बीच का रास्ता अपनाते हैं और मिडिल पथ अपनाते हैं। इसलिए दलितों के लिए कुछ नए एक्ट, कानून, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन जब सरकार हिंदुस्तानियों की होगी तो उस समय दलितों के साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों के समय तो दलितों का उत्थान नहीं हुआ, हिंदुस्तान की सरकार के समय ही आज दलितों का उत्थान हुआ, अब तक होता रहा। कांग्रेस बहुत धीरे धीरे, धीमी गति से करती रही। आज पिछले 10 सालों में जितनी योजनाएं आई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों को हुआ है, चाहे जितनी सरकार की योजनाएं हैं। तो इसलिए ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की प्रवृत्ति है राहुल गांधी की, उससे हेमंत सोरेन को लग रहा है कि जैसे हिंदुत्व की बात, ये उसके विरोध की बात करेंगे, ये कन्वर्जन की बात तो करेंगे नहीं, ये आदिवासियों की समस्या एक बड़ी जो अभी आई हुई है उसकी बात तो करेंगे नहीं। तो इससे हमारे गठबंधन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के उसी ब्रिगेड का हिस्सा हेमंत सोरेन है जो कि सनातन के खिलाफ बात करने वालों को, लोगों के साथ है, जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन की समस्या आदिवासी इलाकों में परेशानी पैदा करेगी कि वहां के लोग ये कहेंगे कि अभी तो हमारी जनसंख्या कम रही है, कन्वर्जन हो रहा है, और अगर फिर से हेमंत सोरेन के चक्कर में कांग्रेस को भी साथ दिए तो फिर समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए हेमंत सोरेन भी दूरी, एक सम्मानजनक दूरी बना के रखते गठबंधन के बावजूद। गठबंधन तो एक मजबूरी है। मतलब राहुल गांधी के एंट्री से महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर फिर से और बड़ी समस्या इनके गठबंधन के लिए आ रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल और प्रियंका का झारखंड चुनाव प्रचार से दूर रहना कई सवाल उठाता है। खासतौर से राहुल गांधी जो आराम फरमाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि उनकी पार्टी को हरियाणा में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी विदेश भाग गए थे और अब देश में रहने के बावजूद भी वो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, जो उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व दोनों पर सवाल खड़ा करता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।